नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 162 विदायर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई को रिक्विम स्टाफ में प्रवाहित किया और महसूस किया कि यह तुरंत अवशोषित हो गई थी। तभी रिक्विम स्टाफ से एक हल्की आभा प्रवाहित हुई। उसने छड़ को हल्के से घुमाया, जिससे संपीड़ित हवा की लहर उत्पन्न हुई जो दीवार से टकराए और उसमें छेद हो गया। बुरा नहीं है, मैं इसी से काम चला लूंगा। अर्जुन के पास इस समय कोई उपयुक्त हथियार नहीं था, इसलिए ये काम आ सकता था। जब माँ विकी ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुई जेन को कई वर्षों से जानता था और उसने कुई जेन को कई बार रिक्विम स्टाफ का उपयोग करते देखा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। इसके अलावा रिक्विम स्टाफ कुई जेन के परिवार के माध्यम से उनके पूर्वजों से प्राप्त एक वस्तु थी, फिर भी किसी ने पहली बार इसका उपयोग किया था, जिससे वे फीके पड़ गए थे। अर्जुन होटल से चला गया और बाकी सब माँ वेईक्यू को सौंप दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि माँ वेईक्यू उसे धोखा देगी। ये तकनीक लोगों की कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। वह माँ वेईक्यू के मृत्यु भय को भी महसूस कर सकता था। जो लोग डरते थे वे आमतौर पर बुद्धिमान थे। बस इतना ही बाकी था कि इस महीने के दौरान वह और मजबूत हो जाए। एक महीने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का दौरा करेगा। तांगेओ ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 189वें स्थान पर। मैं खुद देखना चाहता हूं कि इस स्तर का विशेषज्ञ कितना मजबूत है। सुबह के 6 बजे थे जब अर्जुन पेंट हाउस लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि सान्या पहले ही जाग चुकी थी। अर्जुन, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? सान्या को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने हाथ में कुछ अंडे पकड़े हुए थी और स्पष्टतः नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। आज मैं जल्दी उठ गया, इसलिए टहलने चला गया, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने रोशनी के कमरे की तरफ देखा। जब उसने देखा कि उस तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है, तो वह चुपचाप चला गया और सान्या की कमर पर अपनी बाहें लपेट लीं। सान्या तुरंत अर्जुन से छूट गई, उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी रोशनी पजामा पहने कमरे से बाहर चली गई। जब उसने अर्जुन और सान्या को देखा तो उसने अपनी आंखें मलीं। तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए। क्या तुम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं करने देते? मैंने अपनी दादी से मिन्नान शैली का नाश्ता बनाना सीखा है। सान्या ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, जरूर। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे उत्साह का एहसास हुआ। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। इसके बाद रोशनी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद वे तीनों खाने की मेज पर बैठे थे और रोशनी द्वारा बनाया गया नाश्ता खा रहे थे। रोशनी ने अपनी दादी से जो नाश्ता बनाना सीखा था वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। रोशनी ने अर्जुन की ओर प्रसन्नता से देखा और कहा, मेरा खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है ना? 10 संकेत। तुम्हें क्या पसंद है, सान्या का नाश्ता या मेरा? रोशनी खिलखिलाकर बोली। जब सान्या ने यह सवाल सुना तो उसने अर्जुन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। अर्जुन बेबस था। इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। वह दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था। तभी जैसे ही वह विषय बदलने वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजा खोलूंगा, अर्जुन ने सवाल से बचने के लिए जल्दी से भाग लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो वह जिन लेंग्यान को देखकर हैरान रह गया। जियांग युवानली की मृत्यु के बाद से पूरा जियांग परिवार गायब हो गया था और रिवर सिटी के मार्शल आर्ट परिवारों में से केवल जिन और मेंग परिवार ही बचे थे। मिस्टर अर्जुन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिन लेंग्यान बेहद परेशान दिखे। वह किसी चीज से डरी हुई लग रही थी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। जिन लेंग्यान ने ध्यान से अपने पीछे देखा और जल्दी से अंदर चली गई। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। जब उसने सान्या और रोशनी को अंदर देखा तो उसने विनम्रता से सिर हिलाया और अर्जुन से कहा, मी अर्जुन, क्या कोई शांत जगह है जहां हम बात कर सकें? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ये पहली बार था जब अर्जुन ने जिन लेंग्यान को इतना घबराया हुआ देखा था। ये जानते हुए कि कुछ हुआ है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरे पीछे आओ। अर्जुन जिन लेंग्यान को गुप्त कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, क्या हो रहा है? यहाँ कोई निगरानी कैमरा नहीं है। जिन लेंग्यान ने सिर हिलाया और अपनी शर्ट उतार दी। अर्जुन इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। क्या जिन लेंग्यान उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था? हालांकि कुछ ही समय बाद वह गलत साबित हुआ। जिन लेंग्यान ने अपनी शर्ट उतारने के बाद वास्तव में अपनी ब्रा से एक जेड पेंडेंट निकाला। जब अर्जुन ने जेड पेंडेंट देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इस जेड पेंडेंट से काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा रिश्ती हुई महसूस कर सकता था। यदि वह इस जेड पेंडेंट के साथ खेती करे तो उसकी खेती की गति निश्चित रूप से 3 गुना अधिक तेज होगी।
कुनलुन पर्वतों में तो इस चीज को खजाना भी माना जाएगा। हुआक्सिया में ऐसा दुर्लभ खजाना क्यों दिखाई दिया? और जिनलेंग्यान को ये कैसे मिला? आपको ये कहाँ मिला? अर्जुन, जिनलेंग्यान ने घबराए हुए स्वर में कहा, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन परिवार रिवर सिटी की नीलामी का प्रभारी है। मेरे पिता के एक मित्र 2 रात पहले जियांग शहर से यहाँ आए और जिन परिवार को यह वस्तु दी, उन्होंने इसे परसों होने वाली नीलामी में शामिल करने के लिए कहा। हालांकि कल अचानक उसने अपना मन बदल लिया और कहा कि वह सामान वापस ले जाएगा। मेरे पिता स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी वह नहीं मिले। जब मेरे पिता आज रिवर सिटी स्थित अपने मित्र के निजी विला पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके मित्र और उनके पूरे परिवार की अत्यंत क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई है। इसके अलावा मेरे पिता को यह भी पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके जिस भी मित्र के संपर्क में आया, उसके साथ घर पर अजीब दुर्घटनाएं घटीं। इस प्रकार उसे यकीन हो गया कि जो भी इसके पीछे था वह इसी चीज की तलाश में था। अभी हमारा जिन परिवार इस चीज की रक्षा करने में असमर्थ है, खुद की तो बात ही छोड़िए, हालांकि हम इसे उस व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहते जिसने मेरे पिता के दोस्त को मार डाला। इसलिए मेरे पिता के दिमाग में बस यही विचार आया कि इसे सुरक्षा के लिए श्री अर्जुन को सौंप दिया जाए। अगर हमारे जिन परिवार को कुछ हो गया तो यह चीज श्री अर्जुन की हो जाएगी। अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वे जानते थे जो इस जेड पेंडेंट की रक्षा कर सकता था। तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। अगर वे ताकतें तुम्हें ढूंढ लें तो क्या होगा? जिनलेंग्यान ने समय देखा और अपने दिल की घबराहट को दबा लिया। अर्जुन, मेरे पिता ने पहले ही एक निजी जेट की व्यवस्था कर ली है। हमारा जिन परिवार फिलहाल रिवर सिटी छोड़ देगा। इतना कहकर जिनलेंग्यान जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे अचानक कुछ याद आया और वह वापस अर्जुन की ओर मुड़ी। फिर वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और अर्जुन के गाल पर चूमा, जिससे वह पूरी तरह अचंभित रह गया। अर्जुन, मैं थोड़ा अचानक बोल देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बस इसे एक विदाई चुंबन के रूप में लें। शायद आज के बाद अर्जुन के साथ मेरी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। श्री अर्जुन को जानना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। दरवाज़ा बंद हो गया। जब अर्जुन वापस लिविंग रूम में आया तो उसे एहसास हुआ कि जिनलेंग्यान बहुत पहले ही चला गया था। अध्याय 163 जेड पेंडेंट। अर्जुन, अभी वह सुंदर महिला कौन थी? सान्या ने उत्सुकता से पूछा। रोशनी ने भी अर्जुन की ओर उत्सुकता से देखा। एक मित्र। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अर्जुन को जिनलेंग्यान की चिंता थी। जो कोई भी बिना किसी खबर के किसी परिवार को आसानी से खत्म कर सकता था, उसके पास निश्चित रूप से एक निश्चित स्तर की शक्ति थी। ये तथ्य कि जिन परिवार, जो कि रिवर सिटी में शीर्ष मार्शल आर्ट परिवारों में से एक था, इस शक्ति से इतना भयभीत था, ये बताता है कि यह शक्ति कितनी भयावह थी। जिनलेंग्यान ने रिवर सिटी में रहने के दौरान कई बार उनकी मदद की थी। गोली की नीलामी से लेकर मार्शल आर्ट क्षेत्र तक जिनलेंग्यान हमेशा दयालु रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अर्जुन की मदद करने के लिए अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भी काम किया था। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने रिवर सिटी छोड़ने का फैसला किया था। ऐसी खतरनाक ताकत का सामना करने की तुलना में अस्थायी रूप से छिपना अधिक सुरक्षित था। रोशनी ने अर्जुन के चिंतित चेहरे को देखा और कुछ सोचा। अर्जुन, क्या तुम बाद में हेवनली जस्टिस ग्रुप जा रहे हो? उत्पाद लॉन्च आज है और हमने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पत्रकारों को आमंत्रित किया है। हेवनली जस्टिस ग्रुप उत्पाद लॉन्च होने से पहले अपना नाम बनाना चाहता है। अर्जुन, तुम्हें जाना ही होगा, सान्या ने कहा। मैं आज हेवनली जस्टिस ग्रुप की ओर से बोल रही हूँ और मैंने अपना भाषण तैयार करने में पूरी रात बिताई है। सच कहूँ तो यह मेरा पहला मौका है जब मैं इतने सारे पत्रकारों के सामने बोल रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ। अर्जुन को याद आया कि रजत शेनॉय ने कल इस मामले पर बात करने के लिए फ़ोन किया था, तो उसने सिर हिला दिया। बेशक मैं जाऊँगा, मैं अपने फ़ोन से तुम्हारी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी खींचूंगा। सान्या मुस्कुराई। अर्जुन के आसपास होने से उसे बहुत सहजता महसूस होगी। जब दोनों लड़कियां अपने कपड़े चुन रही थीं, तो अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर गुप्त कक्ष में वापस जाकर जेड पेंडेंट को वापस ले लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ी और पूरा कमरा भर गया। ये बहुत ही मूल्यवान खजाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह गुट इसे प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने को तैयार है, अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का संचार किया और महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ रही है। उसका आभामंडल लगातार मजबूत होता गया और ऐसा लगा कि उसकी साधना की गति 10 गुना बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि यह जेड पेंडेंट उससे भी अधिक भयानक है जितना मैंने शुरू में सोचा था। अचानक अर्जुन की जेब में रखा काला पत्थर उड़कर बाहर आ गया और घूमने लगा। तभी वह उड़कर जेड पेंडेंट के संपर्क में आया। धमाका! कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा काले पत्थर की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही ये सब गायब हो गया।
फिर काले पत्थर ने जेड पेंडेंट से सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि जेड पेंडेंट मंद पड़ गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा जो बह रही थी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि जेड पेंडेंट अब किसी साधारण पेंडेंट से अलग नहीं था। तभी अर्जुन की नज़र काले पत्थर पर पड़ी। उसने महसूस किया कि जेड पेंडेंट के सभी गुण काले पत्थर में स्थानांतरित हो गए थे और अब वह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। जब वह साधना करता तो काला पत्थर उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करता। अर्जुन ने काले पत्थर को अपनी हथेली में पकड़ा और अचानक देखा कि संसार शमशान में थोड़ा परिवर्तन हो गया था। यद्यपि यह अभी भी उजाड़ था, फिर भी यह अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। चेन किंग कॉन्ग की कब्र का पत्थर पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था और शायद जल्द ही सक्रिय हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जेड पेंडेंट काले पत्थर के लिए वाकई उपयोगी था। ओह, हालांकि जिन परिवार ने उसे केवल जेड पेंडेंट की देखभाल करने के लिए कहा था, उसे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अब जब जेड पेंडेंट इस हालत में आ गया था तो वह चीजों को कैसे समझाएगा। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कुछ गोलियों और साधना तकनीकों के साथ उनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। अर्जुन, क्या तुम्हारा काम हो गया? हम जा रहे हैं। सान्या की आवाज बाहर से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जेड पेंडेंट और काले पत्थर को हटा दिया। उसने कस्टम मेड सूट पहना और बाहर चला गया। हेवनली जस्टिस ग्रुप बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर एक बैंक्वेट हॉल में भीड़ थी और मंच पर कर्मचारी उपकरणों में अंतिम समायोजन कर रहे थे। दर्शकों में पत्रकार और कैमरामैन शामिल थे। आज यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। उनमें से आधे से अधिक रिवर सिटी के पत्रकार थे, जबकि बाकी जियांगनान प्रांत, कैपिटल सिटी और अन्य मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों से थे। बीच की सीटें खाली थीं और वे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए थीं। इस बार रजत शेनॉय ने रूबी नेशन, सैफायर नेशन, पल नेशन और एमेथिस्ट नेशन के पत्रकारों को आमंत्रित किया था। आखिरकार हेवनली जस्टिस ग्रुप द्वारा जारी किए गए 2 उत्पाद आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अर्जुन मंच के नीचे खड़े होकर दिलचस्पी से देख रहे थे कि सान्या मंच पर भाषण देने के लिए कैसे तैयार हो रही थी। उसे मीडिया का सामना करने के लिए तैयार रहना था, जो अपनी जहरीली जबान के लिए जाने जाते थे। रिवर सिटी के कुछ पत्रकारों ने अर्जुन को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। किसने सोचा होगा कि स्वर्गीय न्याय समूह का बड़ा बॉस वास्तव में यहाँ दिखाई देगा। जिस दिन हेवनली जस्टिस ग्रुप ने अपना कारोबार शुरू किया, उन्होंने देखा कि अर्जुन कितना भयानक था। उनके पीछे रिवर सिटी के 2 शीर्ष नेता, रॉयल क्लब, जियांगन प्रांत का जो परिवार और सेना खड़ी थी। ऐसी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को अपमानित करने का साहस कौन करेगा। कुछ फोटोग्राफर अर्जुन की तस्वीर लेना चाहते थे, लेकिन उनके सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। आप किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन उस आदमी की नहीं। कुछ नए फोटोग्राफर भ्रमित थे। क्यों मत पूछो, अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। कैमरामैन घबरा गया और उसने तुरंत अपना कैमरा मंच की ओर घुमा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर सुबह 10 बजे शुरू हुई। जब सान्या मंच पर आई तो कुछ विदेशी पत्रकार दंग रह गए। उन्हें पता था कि भाषण देने वाली हेवनली जस्टिस ग्रुप की उपाध्यक्ष मिस सन होंगी। हालांकि किसने सोचा था कि वह इतनी छोटी निकलेगी। सान्या मंच के बीच में खड़ी थीं और आत्मविश्वास और सहजता से भरी दिख रही थीं। मुझे लगता है कि हर कोई हमारी कंपनी के 2 उत्पादों के बारे में बहुत उत्सुक है। मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। इस बार हेवनली जस्टिस ग्रुप एक ही समय में 2 उत्पाद जारी करेगा। पहला मुख्य उत्पाद रक्त जमाव दीर्घायु गोली कहलाता है। ये सामान्य स्वास्थ्य उत्पादों से अलग है। एक बार जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस उत्पाद के साथ उपचार का कोर्स करता है तो उसका शरीर अनंत जीवन शक्ति से भर जाएगा। हमारा हेवनली जस्टिस ग्रुप गारंटी देता है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति कम से कम 5 साल जवान हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां हंगामा मच गया। 5 साल छोटी, क्या यह अमर गोली थी? इसी समय अचानक दरवाजा खुला और पल नेशन की एक जानी मानी रिपोर्टर और उनकी टीम अंदर आए। जाहिर है वह देर से आई थी। अर्जुन और सान्या नाखुश दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का समय तय था और सभी समय पर पहुंचे। यह मीडिया आउटलेट देर से क्यों आया? हालांकि इतने सारे कैमरों के सामने सान्या भड़की नहीं। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर सहमति जताई। अध्याय 164 दुर्भावनापूर्ण इरादे। सान्या ने फिर अपना भाषण जारी रखा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जो महिला अभी अभी अंदर आई थी खड़ी हो गई और उसने पूछा, आपने अभी जिस उत्पाद का उल्लेख किया है उसका नाम क्या है? क्या आप इसे हमारी भाषा में बता सकती हैं? सान्या दंग रह गई। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। नहीं, मैं पूरे भाषण खंड के दौरान केवल हुआक्सियन बोलूंगा। हालांकि हमने उन लोगों के लिए व्याख्या सेवाओं की व्यवस्था की है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आप अपने सामने हेडफोन के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। नीचे से भी कानाफूसी की आवाजें आने लगीं। अन्य मीडिया संस्थान इस रिपोर्टर से नाखुश थे।
शायद अपने आसपास हो रही चर्चाओं को भांपकर महिला ने आगे कुछ नहीं कहा। सान्या ने ब्लड कोएगुलेशन लॉन्गेविटी पिल और इंटरमीडिएट यूथफुल लोशन का परिचय देना जारी रखा। जब उसने 2 उत्पादों के बारे में बात करना समाप्त किया तो किसी कारण से पत्रकारों के चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। क्या ये उत्पाद वास्तविक थे? उनके प्रभावों का वर्णन इतना अच्छा लग रहा था कि वह सच नहीं लग रहा था। क्या ये कोई घोटाला था? यह इतना नकली क्यों लग रहा था? क्या वे सचमुच हेवनली जस्टिस ग्रुप पर भरोसा कर सकते थे यदि वे इसी प्रकार के उत्पाद बना रहे थे? सान्या ने सभी की उलझन देखी और मुस्कुराए। कोई भी उत्पाद जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है, उस पर निस्संदेह सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि हमने कुछ रिपोर्टरों के परीक्षण के लिए बैकस्टेज कुछ नमूने रखे हैं। क्योंकि केवल कुछ ही नमूने हैं, इसलिए हमें ये तय करने के लिए लॉटरी निकालनी होगी कि ये नमूने किसे मिलेंगे। हर रिपोर्टर को प्रवेश द्वार से एक रैंडम नंबर प्लेट मिली थी और फिर बड़ी स्क्रीन पर रैंडम तरीके से लॉटरी निकाली गई। ये बहुत निष्पक्ष था। अंत में 10 रिपोर्टर चुने गए। उनमें से 8 हुआक्सिया से थे और शेष 2 रूबी राष्ट्र और नीलम राष्ट्र से थे। स्टाफ द्वारा 10 लोगों की तस्वीरें खींची गईं और उन्हें मंच के पीछे बुलाया गया। कुछ ही देर बाद मंच के पीछे से कुछ चीखें सुनाई देने लगीं। बाकी पत्रकारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मंच के पीछे कुछ हुआ? 5 मिनट बाद 10 रिपोर्टर बाहर आए। सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके चेहरे पर एक स्पष्ट बदलाव था। वे सचमुच जवान लग रहे थे। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मेरी बहुत सारी झुर्रियां वास्तव में गायब हो गई हैं, नीली आंखों वाली एक गोरी पत्रकार ने उत्साह से कहा। वह पहले से ही 40 वर्ष की थी, फिर भी किसने सोचा था कि उसे अभी भी अपने युवा दिनों को दोबारा जीने का मौका मिलेगा। अगर यह बात हुआक्सिया से किसी ने कही होती तो दूसरे रिपोर्टर इसे नाटक समझकर टाल देते। लेकिन जिस व्यक्ति ने नमूने की प्रशंसा की वह वास्तव में रूबी राष्ट्र से कोई था। सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बड़ी स्क्रीन को देख सकता है। इन 10 रिपोर्टर दोस्तों में से कुछ में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जब तक आप उनकी मौजूदा शक्ल सूरत की तुलना तस्वीरों से करेंगे तब तक हर कोई समझ जाएगा कि हमारे उत्पाद कारगर हैं या नहीं। सबकी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिक गईं। जब उन्होंने पहले और बाद की तुलनात्मक तस्वीरें देखीं तो सबने ठंडी सांस ली। किसने सोचा होगा कि मात्र 5 मिनट में हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद का प्रभाव इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये तो सचमुच एक चमत्कार था। दर्शक बहुत उत्साहित थे। नमस्ते, मैं रूबी नेशन में TBA से एक मीडिया रिपोर्टर हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी कंपनी के उत्पाद रूबी नेशन में कब जारी किए जाएंगे? नमस्ते, मैं जियांग ओरिएंटल टाइम्स का एक मीडिया रिपोर्टर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी के उत्पाद किन प्लेटफॉर्म से खरीद सकता हूँ। कुछ पत्रकार तो लगभग कट्टर लग रहे थे। कैमरे चमकते रहे। स्वर्गीय न्याय समूह निश्चित रूप से कल का सबसे गर्म विषय बन जाएगा। हालांकि कुछ पत्रकार बहुत शांत थे और उन्होंने अपनी शंकाएं बरकरार रखीं। ये बहुत अजीब था। शायद ये 10 पत्रकार नकली थे और वे केवल मेकअप लगाने के कारण ही जवान दिख रहे थे। इस समय पल नेशन के रिपोर्टर ने एक अप्रिय भाव के साथ खड़े होकर कहा, नमस्ते, मैं YBN अखबार से हूँ। मुझे आपकी कंपनी के उत्पादों के बारे में कुछ संदेह है। क्या नमूने बहुत कम तैयार नहीं किए गए हैं? उनमें से 10 में से 8 लोग हुआक्सिया से हैं। हालांकि उन 2 विदेशी पत्रकारों ने भी उत्पाद की प्रशंसा की, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मंच के पीछे क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। इसलिए मामले को स्पष्ट करने के लिए क्या आप मुझे भी एक नमूना दे सकते हैं ताकि मैं इसे अपने देश में अधिकारियों के पास परीक्षण के लिए ला सकूं। मंच पर सान्या के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। उसने उसे सीधे मना कर दिया, नहीं। रिपोर्टर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, तो क्या आपके उत्पाद में कोई समस्या है? वहां उपस्थित सभी लोग ये बता सकते थे कि यह रिपोर्टर जानबूझकर हेवनली जस्टिस ग्रुप को निशाना बना रही थी, लेकिन चूंकि वह मीडिया की सदस्य थी इसलिए वे कुछ नहीं कह सके। आखिरकार मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार था। सान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हमारे उत्पादों में कोई समस्या नहीं है। बस इतना है कि उत्पाद को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाने से पहले किसी भी नमूने को लीक होने की अनुमति नहीं है। ये नियम है। रिपोर्टर ने पीछे हटते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है आपका उत्पाद जल्द ही दुकानों में आ जाना चाहिए। यदि आप परीक्षण की अनुमति नहीं देते हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके उत्पाद का कोई दुष्प्रभाव नहीं है या उपयोगकर्ता के शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? जैसे ही उसने ये कहा, नमूने लेने वाले पत्रकारों के चेहरे के भाव बदल गए। भले ही औषधीय प्रभाव स्पष्ट हो, लेकिन यदि ऐसा हो तो ये परेशानी वाली बात होगी। हानियां लाभ से अधिक होंगी। श्रोतागण तुरंत भड़क उठे तथा चर्चा शुरू हो गई। जाहिर है रिपोर्टर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने के लिए आया था। मंच पर सान्या थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आकर परेशानी खड़ी कर देगा। इसके अलावा चाहे वह कुछ भी कहे, दूसरा पक्ष स्वर्गीय न्याय समूह को बदनाम करने के लिए किसी भी तरह की खामियों का फायदा उठाएगा।
वह सुरक्षा गार्डों से इस रिपोर्टर को बाहर ले जाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन इससे हेवनली जस्टिस ग्रुप पर भी बुरा असर पड़ता। अध्याय 165 त्रासदीक भाग 1। इस समय सान्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार ये पहली बार था जब वह इतने सारे पत्रकारों का सामना कर रही थी और वह हेवनली जस्टिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसने जो भी कहा वह कंपनी के भविष्य के विकास से संबंधित था। रोशनी ऊपर जाकर हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि एक काली छाया पहले ही मंच पर आ गई थी। ये स्वाभाविक रूप से अर्जुन था। उसका दिल धड़क उठा। वह अर्जुन के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। एक बार ये आदमी स्टेज पर चढ़ गया तो छोटी सी बात भी बड़ी बात बन गई। सचमुच जब अर्जुन मंच पर आए तो माहौल शांत हो गया। अर्जुन ने सान्या की तरफ देखा और आंखों से उसे इशारा किया। सान्या ने सिर हिलाया और माइक्रोफोन अर्जुन को थमा दिया। वह चुपचाप अर्जुन के पीछे चली गई। अर्जुन ने माइक्रोफोन उठाया और परेशान करने वाले रिपोर्टर की तरफ देखा। उसने कहा, यदि आपके पास हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पादों के बारे में कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। रिपोर्टर दंग रह गया और उसने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? आपको हेवनली जस्टिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और स्टाफ को सैंपल की एक बोतल लाने का आदेश दिया। उसने उसमें से आधा गिलास निकाला और लापरवाही से रिपोर्टर की ओर फेंक दिया। क्या आपको नमूना नहीं चाहिए था? मैं आपको अभी दे देता हूँ, लेकिन आप इसे मौके पर ही ले सकते हैं। रिपोर्टर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी के पास इतना अधिकार होगा। उसने अपने हाथ में बचे हुए आधे सैंपल पर नजर डाली। हालांकि उसने कहा कि इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने इसे लिया और कुछ नहीं हुआ। साइड इफेक्ट बहुत गंभीर नहीं होने चाहिए। मुख्य बात यह थी कि इस उत्पाद को पहले ही हुआक्सिया के औषधि प्रशासन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था, इसलिए इसका खतरनाक होना असंभव था। उसने ठंडी सांस ली और उसे निगल लिया। लगभग तुरंत ही उसे अपने शरीर में गर्म धारा का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने अपनी उंगली अपने चेहरे पर रगड़ी और पाया कि कुछ काला पदार्थ बाहर निकल रहा था। उसने जल्दी से गीला तौलिया निकाला और ध्यान से अपना चेहरा पोंछा। 5 मिनट के भीतर गर्म धारा पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसके शरीर में कुछ अलग है, इसलिए उसने जल्दी से अपने बैग से एक आईना निकाला और खुद को देखा। पादा दर्पण जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। काला पदार्थ पोंछने के बाद उसका चेहरा सचमुच जवान दिखने लगा। इसके अलावा ये तो केवल नमूना बोतल का आधा हिस्सा था। आसपास के पत्रकार भी चौंक गए और फोटो खींचने लगे। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा सबूत था। रिपोर्टर ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या कहे। अर्जुन ने माइक्रोफोन उठाया और आगे कहा, क्या मीडिया के हमारे कुछ मित्रों ने उत्पाद के वितरण स्थलों और प्लेटफार्मों के बारे में नहीं पूछा? ये सुनकर सबकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दृढ़ता से कहा, हमारे 2 उत्पाद अभी सिर्फ हुआक्सिया में ही उपलब्ध होंगे। हालांकि उन्हें 1 महीने बाद दूसरे देशों में रिलीज किया जाएगा। इसमें एक चेतावनी है, वह ये कि हेवनली जस्टिस ग्रुप पल नेशन के बाजार में प्रवेश नहीं करेगा। इस समय सभी लोग सन्नाटे में डूबे हुए थे। केवल सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पल नेशन के रिपोर्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष का बदला था। उसने अर्जुन को तीखी नज़र से देखा। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने जो कहा वह मुक्त बाजार के नियमों का उल्लंघन करता है। पल नेशन को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति माना जाता है और उसे इन उत्पादों तक पहुंच का अधिकार है। यदि हेवनली जस्टिस ग्रुप पल नेशन के बाजार की सेवा नहीं करता है तो हमें अपने देश के खिलाफ इस भेदभाव का विरोध करने का अधिकार है। रिपोर्टर को पता था कि यह उत्पाद कितना प्रभावी है, इसलिए उसने तुरंत विरोध किया। मुझे खेद है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं भेदभाव करूंगा। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अपनी इच्छानुसार स्वर्गीय न्याय समूह के उत्पादों के साथ क्या करना है इसका निर्णय ले सकता हूं। आप? रिपोर्टर को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन पूरे देश से संभावित लाभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, अर्जुन ने आगे कहा, इसके अलावा मैं इस इमारत सहित हेवनली जस्टिस ग्रुप का 100% मालिक हूं। मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता, इसलिए कृपया बाहर निकल जाओ। जो भी रिपोर्टर देर से आएगा उसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। रिपोर्टर को लगा कि मंच पर बैठा आदमी पागल हो गया है। क्या वह पूरे पल राष्ट्र को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? एक बार जब देश के राजनेताओं ने हुआक्सिया पर दबाव डाला तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खातिर स्वर्गीय न्याय समूह को निश्चित रूप से बलिदान कर दिया जाएगा। यह आदमी अपनी कब्र खुद खोद रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ कह पाती, 6 सुरक्षा गार्ड उसके और उसकी टीम के पास अमित्र भाव से आए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने का इशारा किया। जाहिर है वे उसकी टीम को चले जाने के लिए कह रहे थे। जब रिपोर्टर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर बाहर निकली तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। बस अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के परिणामों की प्रतीक्षा करें। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उसकी निराधार धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। स्वर्गीय न्याय समूह के पीछे इतनी सारी ताकतें थीं, तो वे एक साधारण मीडिया आउटलेट से कैसे डर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकी काम सान्या पर छोड़ दिया गया। उस घटना के बाद बाकी मीडिया कर्मियों का व्यवहार अच्छा हो गया और उनके सवाल भी उतने आक्रामक नहीं रहे। इसके अलावा हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद वास्तव में आशाजनक थे और कोई भी यह कारण नहीं बनना चाहता था कि उत्पाद किसी विशेष देश, प्रांत या शहर में न बिकें। अर्जुन मंच से नीचे आए और रजत शेनॉय ने इस घटना के पक्ष और विपक्ष को समझाया। आखिरकार उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से पल नेशन पर लक्षित थी। अगर पल नेशन कोई परेशानी खड़ी करना चाहता है तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि अर्जुन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में उसे लगा कि उसका काम उचित था। भले ही नकारात्मक जनमत के कारण इन दोनों उत्पादों की बिक्री प्रभावित हुई हो, लेकिन उनके पास उत्पाद बनाने के लिए बहुत सारे अन्य फॉर्मूले थे। इसी समय अचानक उसके फोन पर एक समाचार आया। आपातकालीन समाचार। सुबह 11:15 बजे रिवर सिटी से उड़ान भरने वाले एक निजी विमान में अचानक विस्फोट हो गया। इसका कारण अज्ञात है और हताहतों की संख्या भी अज्ञात है। रिवर सिटी के अग्निशमन कर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच रहे हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। सुबह अलविदा कहने के बाद जिन लेंग्यान ने कहा कि वह जिन परिवार के साथ एक निजी जेट से रवाना होंगी। अब रिवर सिटी का एक निजी विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समय बहुत संयोगपूर्ण था। अर्जुन ने बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से कृतिका को फोन किया और उसे ड्रैगन सोल को इस मामले की जांच करने के लिए कहने का निर्देश दिया। उसने कृतिका से जिन परिवार के विला का पता उसके फोन पर भेजने को भी कहा। कुछ ही देर बाद अर्जुन को एक टेक्स्ट संदेश मिला। जियाओ डैंग नीचे है, उसे पता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन इमारत से बाहर निकल गया और पाया कि जियो डैंग दरवाजे पर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। मिस्टर अर्जुन, क्या आप जिन परिवार के विला जा रहे हैं? हाँ, जल्दी करो और मुझे वहां ले चलो। जी श्रीमान। आधे घंटे बाद कार धीरे धीरे एक प्रांगण के सामने रुकी। इससे पहले कि कार पूरी तरह रुकती, अर्जुन ने दरवाजा खोला और चीते की तरह बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह जिन परिवार के आंगन में कदम रखता, उसे हवा में खून की तेज दुर्गंध महसूस हुई। टकराना। दरवाजा लात मारकर खोला गया। क्रोध की एक लहर सीधे अर्जुन के सिर पर चढ़ गई। प्रांगण लाशों से ढका हुआ था। खून नदी की तरह बह रहा था। जिन परिवार का सफाया हो चुका था। सचमुच कुछ हुआ था। अध्याय 166 त्रासदी भाग 2। अर्जुन आंगन में गया और वहां चारों ओर बिखरी लाशों पर नजर डाली। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। लिंग या उम्र की परवाह किए बिना किसी को भी नहीं बख्शा गया। उनमें से कुछ की छाती में तो खून के निशान भी थे। हमला करने वाले व्यक्ति ने इन साधारण लोगों पर भी दया नहीं दिखाई थी। हास्यास्पद। क्या हुआक्सिया को इसकी परवाह नहीं थी? अर्जुन ने पूरे प्रांगण की छानबीन की, लेकिन जिन लेंग्यान या उसके पिता का शव नहीं मिला। वे दोनों या तो विमान में थे या लापता थे। इस समय जियाओ डैंग भी अंदर आया। जब उसने लाशें देखीं तो वह थोड़ा उदास हो गया। श्री अर्जुन, जिन परिवार रिवर सिटी के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट परिवारों में से एक है, उन्हें इस तरह से नष्ट करने के लिए इसके पीछे के व्यक्ति या गुट के पास काफी ताकत होनी चाहिए। अर्जुन ने जियाओ डैंग को देखा और पूछा, विमान दुर्घटना में ड्रैगन सोल की जांच कैसी चल रही है? जियो डैंग ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन सोल से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उन्हें विमान की खोज करनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन का फोन बज उठा। वह कृतिका थी। उन्होंने उत्तर बटन दबाया और लाइन के दूसरी ओर से कृतिका की आवाज सुनाई दी। श्री अर्जुन, जांच के प्रारंभिक नतीजे आ चुके हैं। यह एक खाली विमान था। केवल पायलट और प्रथम अधिकारी की मौत हुई है। जिन लेंग्यान और उनके पिता दोनों इस विमान में नहीं थे। लेकिन क्या? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। श्री अर्जुन, किसी को रिवर सिटी में लिंशी झील के पास एक लाश मिली थी। तुलना करने पर पता चला कि यह जिन लेंग्यान के पिता जिन जियांगमिंग की प्रोफाइल से मेल खाती है। घटनास्थल पर लड़ाई हुई थी। हालांकि जिन जियांगमिंग एक ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उन्हें कुचल दिया गया था। इसके अलावा शव परीक्षण से पता चला कि जिन जियांगमिंग की पसलियां और हाथ टूटे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या जेड पेंडेंट इतना मूल्यवान था? क्या मानव जीवन इतना बेकार था? क्या तुम्हें जिन लेंग्यान मिल गया? अर्जुन ने पूछा। घटनास्थल पर पैरों के निशानों से लगता है कि जिन जियांगमिंग ने अपराधी को जिन लेंग्यान के लिए समय खरीदने के लिए रोका था। हालांकि जिन लेंग्यान के पैरों के निशान अचानक फॉरेस्ट रॉक झील में गायब हो गए और हमें नहीं पता कि वह कहां गई। ड्रैगन सोल अभी भी जांच कर रहा है और जब उन्हें कोई नई जानकारी मिलेगी तो वे श्री अर्जुन को अपडेट करेंगे। ठीक है,
आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अर्जुन ने फोन रख दिया। उसकी नज़र अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। ऐसा लगता है कि जिन लेंग्यान अभी भी जीवित हैं, कम से कम अभी तक तो। वह जिन परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन जेड पेंडेंट ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी, जिसे संसार कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस तरह वह जेड पेंडेंट को जिन परिवार को वापस नहीं कर सकता था। यह उसके लिए जिन परिवार पर बहुत बड़ा एहसान करने के बराबर था। इसलिए वह इस घटना के पीछे की ताकतों की परवाह किए बिना जिन लेंग्यान की हर कीमत पर रक्षा करेगा। उसने जियाओ डैंग की ओर देखा और कहा, तुम खुद थॉमसन कॉन्डोमिनियम में लौट जाओ। आप क्या सोचते हैं मिस्टर अर्जुन? जियो डैंग ने आश्चर्य से पूछा। मेरी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें फॉलो न करने के अपने कारण हैं। जब जियाओ डैंग ने यह सुना तो उसने सहमति जताई और गाड़ी चलाकर चला गया। अब आंगन में केवल अर्जुन ही बचा था। अर्जुन ने लाशों को देखा और शांति से कहा, चूंकि मैं जिन परिवार का एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। इसके अलावा किसी को भी उस व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। उसके बाद अर्जुन ने जिन लेंग्यान के कमरे का पता लगाया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने सामने एक अजीब रून बनाया। यह महान दाव खोज तकनीक थी। जिन लेंग्यान की व्यक्तिगत वस्तुओं में से एक को रून पर रखा गया था। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और कुछ बुदबुदाता रहा। जैसे जैसे वह तेजी से मंत्रोच्चार करता गया, रून और उसके सामने रखी वस्तु वास्तव में ऊपर तैरने लगी और हरे रंग में जलने लगी। अब अर्जुन ने अपनी उंगली काटी और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। जब रक्तसार लपटों से टकराया तो लपटें भड़क उठीं और उसके मन में एक छवि उभरी। एक चट्टान के ऊपर एक छोटी लड़की पड़ी थी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। उस छोटी लड़की के होंठ पीले पड़ गए थे और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और उसकी सांसें कमजोर थीं। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल थी। लड़की से कुछ ही दूरी पर एक लंबा और मजबूत आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर ठंडा भाव था। आदमी ने लड़की की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर से हत्या की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। फॉरेस्ट रॉक झील के नीचे की ओर उस मोटे आदमी ने बेहोश जिन लेंग्यान को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हिलाकर जगाया। हिलने डुलने के दर्द से जिन लेंग्यान सिहर उठी और जाग गई। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वह जेड पेंडेंट कहाँ है? अगर तुम अब भी मुझे बताने से इनकार करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम यहीं और अभी मर जाओगे। जिन लेंग्यान को तुरंत अर्जुन का ख्याल आया, लेकिन वह उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था और उसके तरीके बहुत क्रूर थे। हालांकि अर्जुन ठीक था, लेकिन उसके बगल में बैठी दो महिलाएं इस आदमी के लिए आसान लक्ष्य बन जातीं। उस समय तो वह पापी होगी। जिन परिवार में सभी लोग मर चुके थे, इसलिए जीवित रहने का कोई मूल्य नहीं था। मुझे नहीं पता, जिन लेंग्यान ने निर्णायक रूप से कहा। उस मोटे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक जिन लेंग्यान का चेहरा पानी में दबा दिया। घुटन के कारण वह बुरी तरह संघर्ष करने लगी। आधे मिनट बाद जिन लेंग्यान को पानी से बाहर निकाला गया, जिससे उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। उसे बाहर फेंक दिया गया। उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं। उस आदमी की ठंडी आवाज गूंजी, जो मेरा है उसे लेने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर मैं तुम्हें यातना देना चाहूं तो मेरे पास ऐसा करने के 10,000 तरीके हैं। मुझे बताया गया कि आपका जिन परिवार रिवर सिटी में एक शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार है। आपके परिवार की ताकत के साथ आप मार्शल आर्ट परिवार कहलाने के योग्य नहीं हैं। केवल मेरा यान परिवार ही एक सच्चा शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार कहलाने के योग्य है। जब जिन लेंग्यान ने आखिरी वाक्य सुना तो उसकी नज़र गंभीर हो गई। तो ये लड़का यान परिवार से था। क्या ये यान परिवार जियांगन प्रांत से था या राजधानी शहर से? लानत है, अगर उसे पता होता कि उसके पिता के दोस्त ने इतना गर्म आलू लाया है तो जिन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया होता। चूंकि तुम अभी भी मुझे बताने की योजना नहीं बना रहे हो, इसलिए मौत ही एकमात्र चीज़ है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपने यान परिवार के संपर्कों का उपयोग करके उन सभी की जांच करूंगा जिनसे तुम हाल ही में संपर्क में आए हो। मैं यान जिन व्यक्तिगत रूप से उनमें से हर एक को मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यान जिन के शरीर में ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं। फिर उसकी हथेली जिन लेंग्यान के सिर पर लगी। अगर यह उतरा तो जिन लेंग्यान का जीवन समाप्त हो जाएगा और वह बिना सिर वाली लाश के साथ मर जाएगी। जिन लेंग्यान ने अपने सामने हवा का भयानक झोंका महसूस किया और उसे पता था कि आज उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका दिल कांप उठा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने दूर से एक आकृति को पानी पर चलते हुए तेजी से आते देखा। जैसे जैसे पानी की सतह पर लहरें उभरती जा रही थीं, वह आकृति और करीब आती जा रही थी। कोई सचमुच पानी पर चल रहा था। अचानक उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और वह भयभीत होकर उस आकृति को देखने लगी। अर्जुन, वह यहाँ क्यों था?
अध्याय 167 मैं किसी को मारने में आपकी मदद करूंगा। भाग 1। वास्तव में जिनलेंग्यान पहले से ही मरने के लिए तैयार था। हालांकि अर्जुन को यहाँ देखकर वह आशा और निराशा दोनों से भर गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन को ये स्थान कैसे मिला। यान जिन की हथेली और करीब आती जा रही थी। जैसे ही वह जिनलेंग्यान को छूने वाला था, एक पवन ब्लेड हवा में फट गया। यान जिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और खतरे का एहसास उसे झंझना उठा। उसने अपनी हथेली पीछे खींच ली और साथ ही अपने शरीर को एक तरफ कर लिया। टकराना। हालांकि हवा की धार अभी भी उसके हाथ को छू रही थी और घाव से खून बह रहा था। यान जिन ने अपने घाव को देखा और क्रोध की लहर उसके सिर पर चढ़ गई। उन्होंने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, फिर भी ये पहली बार था जब उनके परिवार के बाहर किसी ने उन्हें घायल कर दिया था। किसने उस पर घात लगाने का साहस किया था? उसने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जिधर से हवा का झोंका आया था। होह! वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने एक युवक को देखा जिसके हाथ पीठ के पीछे थे। जब वह पानी के ऊपर चल रहा था तो उसके पैर की उंगलियां पानी की सतह पर हल्के से टैप कर रही थीं। ये किस प्रकार का तरीका था? उन्होंने कई विशेषज्ञों को क्विंगगोंग का प्रयोग करते देखा था और उन्होंने अपने परिवार की क्विंगगोंग तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी। हालांकि पानी पर चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि यान परिवार का सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। इससे पहले कि यान जिन कुछ कर पाता, अर्जुन की आकृति चट्टान पर उतर चुकी थी। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं और उसकी राक्षसी हत्या की मंशा को झुठला रही थीं। तभी अर्जुन जिनलेंग्यान के सामने पहुंचा। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर उसका हृदय क्रोध से जल उठा। जिनलेंग्यान को कई चोटें लगी थीं। उसकी कई पसलियां टूट गई थीं और उसके कई अंदरूनी अंग भी टूट गए थे। यदि वह प्राचीन मार्शल कलाकार न होती तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसके होंठ हल्के से कांपने लगे। श्री अर्जुन। अर्जुन ने अपने दिल में क्रोध को दबाते हुए शांति से पूछा, तुम मुझे खोजने क्यों नहीं आए? तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि नदी नगरी में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें बचाने में सक्षम हूं। जिनलेंग्यान ने अपना सिर हिलाया। उसने जो दर्द महसूस किया था उसे सहन किया और सम्मानपूर्वक कहा, यह मेरे जिन परिवार के लिए एक आपदा है। मैं इसमें श्री अर्जुन को शामिल नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने आह भरी। दरअसल अर्जुन को पता था कि अगर जिनलेंग्यान खुद को बचाना चाहती है तो सबसे अच्छा तरीका उसे धोखा देना है। उसे बस उस व्यक्ति का पता देना होगा। हालांकि जिनलेंग्यान को धोखा देने की बजाय यातना दी जानी अधिक पसंद है। यह मित्र अपने सच्चे व्यवहार के योग्य था। इस पर यान जिन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अर्जुन को घूरते हुए गुस्से से कहा, बच्चे, तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यद्यपि यह व्यक्ति जो कहीं से भी प्रकट हो गया था, पानी पर चल सकता था, परंतु जब उसने अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसका भय कुछ हद तक दूर हो गया। ये बच्चा अधिकतम 20 साल का था। ये बच्चा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर नहीं था, जो बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। इसके अलावा वह हुआक्सिया के कई युवा मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को जानता था, फिर भी इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अर्जुन को संभवतः गलती से एक क्विंगगोंग मिल गया होगा और वह लगन से इसकी साधना कर रहा होगा। वास्तविक मार्शल आर्ट ताकत के मामले में इस बच्चे के लिए उसे हराना असंभव था। अर्जुन ने यान जिन की उपेक्षा की और जिनलेंग्यान से पूछा, क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? क्या सौदा? जिनलेंग्यान अचंभित और भ्रमित था। जेड पेंडेंट की कीमत के लिए मैं किसी को मारने में आपकी मदद करूंगा। अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। जिनलेंग्यान की आंखें भ्रम से भरी थीं। अर्जुन एक जेड के टुकड़े के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। वह उसके लिए इस आदमी को मारने को तैयार था। श्री अर्जुन, मेरे जिन परिवार का सफाया हो चुका है। आज सुबह हुए समझौते के अनुसार जेड पेंडेंट पहले से ही आपका है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तो मैं इसे हाँ समझूंगा। फिर अर्जुन ने पलटकर यान जिन को ठंडी निगाहों से देखा, जिससे वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। किसी कारण से इस बच्चे की किसी बात ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि उसने स्वाभाविक रूप से उन दोनों के बीच की बातचीत सुन ली थी, इसलिए जब वह होश में आया तो गुस्से से चिल्लाया, तो जेड पेंडेंट तुम्हारे हाथ में है। चूंकि तुम खुद को मेरे दरवाजे तक पहुंचा चुकी हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। कुछ ही सेकंड बाद यान जिन तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसी समय उन्होंने अपनी कमर से 70 सेमी लंबी स्टील की कृपाण निकाली। इसे एक उच्च कोटि के लोहार ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, जिसे यान परिवार ने बहुत सारा पैसा खर्च करके किराए पर रखा था और यह उनका निजी हथियार भी था। ये तलवार लोहे को भी काट सकती थी और उसने इस तलवार से अनगिनत लोगों की हड्डियां काट दी थीं। बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि अर्जुन ने बस अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और हिले नहीं। उसने पलक भी नहीं झपकाए।
जिनलेंग्यान ने सोचा कि अर्जुन लापरवाह हो रहा है और जल्दी से चेतावनी देते हुए चिल्लाया, श्री अर्जुन, सावधान रहें। ये व्यक्ति कृपाण चलाने में बहुत कुशल है। यान जिन ने उपहास किया, बच्चे, ये औरत तुमसे ज्यादा चालाक है। चूंकि तुमने बीच में आने की हिम्मत की है, इसलिए मैं खुद तुम्हारा दिल निकाल दूंगा। तलवार अर्जुन की छाती की ओर झुकी और उसे ऊपर से नीचे तक काटने की कोशिश करने लगी। ये वह क्षण था जब अर्जुन ने अंततः अपना हाथ उठाया तथा अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ा दी, जिससे उसकी सच्ची क्यूई उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमने लगी। तभी यान जिन की कृपाण अचानक रुक गई। जब वह अर्जुन की 2 अंगुलियों को घूर रहा था तो उसकी पुतलियां भय से भर गईं। सच में उसकी कृपाण की मार एक चट्टान को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। इस बच्चे ने उसकी कृपाण की मार को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? नहीं, पकड़ लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल 2 अंगुलियों का ही उपयोग किया था। भाड़ में जाओ। यान जिन ने अपनी तलवार अर्जुन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह टस से मज नहीं होगी। तुम तो ऐसे कूड़े के ढेर हो जैसे कि तुम तलवार चलाने के भी लायक नहीं हो। फिर अर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई को कृपाण पर प्रेषित किया, जिससे यान जिन ने कृपाण के मूठ पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और 5 कदम पीछे हट गया। यान जिन का खून उमड़ पड़ा और उसका मूल रूप से अभिमानी और गर्वित चेहरा भय से भर गया। इस बच्चे की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। ये कैसे संभव हुआ? अर्जुन की उंगलियां घूम गईं और उसने तलवार की मूठ अपने पास खींच ली। तलवार को हाथ में थामे उसने उसे इधर उधर घुमाया और भौहें सिकोड़ लीं। ये कृपाण बहुत बेकार है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी सच्ची क्यूई कृपाण में प्रवाहित हुई और फिर वह टूटकर अलग हो गई। इस दृश्य ने यान जिन को झकझोर दिया और उसका दिल ऐसा लगा जैसे टूटने वाला था। ये कृपाण एक उच्च कोटि के लोहार द्वारा बनाई गई थी। इसे नष्ट करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। अध्याय 168 मैं किसी को मारने में आपकी मदद करूंगा, भाग 2। आखिर क्या चल रहा था? रिवर सिटी में वास्तव में ऐसा ही एक विशेषज्ञ था। उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। यहाँ तक कि हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष मार्शल आर्ट प्रतिभाएं भी इतनी डरावनी नहीं थीं। अर्जुन ने जिनलेंग्यान की ओर देखा और कहा, उसने तुम्हें कहाँ चोट पहुंचाई? मुझे बताओ। अगर उसने तुम्हारे पैरों को चोट पहुंचाई तो मैं उसे अपन कर दूंगा। अगर उसने तुम्हारी हड्डियां तोड़ी तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर उसने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा तो मैं उसका सिर काट दूंगा। जिनलेंग्यान स्तब्ध रह गई और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने शब्दों को वापस निगल लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसके लिए खड़ा होगा। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से नहीं था। ये सब उस जेड पेंडेंट की वजह से था। जेड पेंडेंट के बिना अर्जुन एक कदम भी नहीं चल पाता। अर्जुन ने देखा कि जिनलेंग्यान कुछ नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हर जगह चोट पहुंची है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने यान जिन की ओर बढ़ते हुए एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय कर दिया। हालांकि अर्जुन ने कृपाण के साथ जो किया उसे देखने के बाद यान जिन का अब उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अब उसकी एकमात्र दिलचस्पी जिंदा रहने में थी और वह जल्दी से भाग गया। वह भले ही अर्जुन को मार ना पाए, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका परिवार इस राक्षसी बच्चे से निपटने में सक्षम होगा। लेकिन भागते समय अचानक वह हवा की एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। उसने उस दीवार पर अपने पहले वार से हमला किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम जिंदा नहीं जाओगे। ये सुनकर यान जिन को पता चल गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी में ताकत इकट्ठी की और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। गर्जन विनाश मुट्ठी। मरो। टकराना। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो चट्टान के चारों ओर पानी में लहरें उठने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। तभी यान जिन को संकट की भावना ने घेर लिया। कच। यान जिन के पूरे शरीर में दर्द फैल गया क्योंकि उसे बाद में एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ वास्तव में टूट गया था। उसकी बांह से रक्तरंजित सफेद हड्डियां बाहर निकलती हुई देखी जा सकती थीं। यान जिन का चेहरा दर्द से चीखते हुए विकृत हो गया। उसकी आवाज पूरे फॉरेस्ट रॉक लेक में गूंज गई। एक आदमी का हाथ किसी औरत को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल दुनिया को जीतने के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसा लगता है कि अब आपके हाथ की जरूरत नहीं है। तभी अर्जुन का कंधा यान जिन की छाती से टकराया, जिससे वह हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून निकल आया। इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, अर्जुन पुनः उसके सामने आ गया और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। एक क्रूर मोड़ के साथ उसका बचा हुआ हाथ भी तोड़ दिया गया। इस समय यान जिन की इच्छा थी कि वह मर जाए। ये तो यातना थी। क्या यह आदमी अभी भी इंसान था? यान जिन का शरीर झील में जा गिरा, जिससे झील की सतह पर लहरें उठने लगीं। उसके खून से कुछ देर के लिए झील लाल हो गई, लेकिन जल्द ही पानी में फैल गई। वह तैरना चाहता था, लेकिन बिना हाथों के वह कैसे तैर सकता था? सौभाग्यवश
वह अभी भी अपने पैरों से पानी में चल सकता था। तभी एक जोड़ी पैरों ने उसके कंधों पर कदम रखा और एक भयानक खड़खड़ाहट के साथ उसके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसका पूरा शरीर झील में डूबा हुआ था और उसका चेहरा झील के तल में 1 फुट नीचे दबा हुआ था। घुटन महसूस करते हुए वह बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। हालांकि अर्जुन के सामने उसकी सारी शक्ति तुच्छ लग रही थी। अंततः उसे भी वही निराशा का अनुभव हुआ जो उसके शिकारों को हुआ था। लाचारी, दर्द। उसने अपना मुंह खोला और झील का पानी उसके खून के साथ मिलकर उसके मुंह के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। पानी पीते ही उसका गला बुरी तरह घुट गया और उसका चेहरा हरा हो गया। यह आदमी एक राक्षस था। दुर्भाग्य से यानजिन में अब संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी और वह अर्जुन को शाप देने की शक्ति भी नहीं जुटा सका। धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त हो गई। इस समय 2 हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे चट्टान पर फेंक दिया। उसने झील का पानी थूक दिया और गहरी सांसें लेने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ सांस भी ले पाता, भयानक दर्द ने उस पर हमला कर दिया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका एक पैर टूट गया था। कच, उसका दूसरा पैर टूट गया था। अर्जुन को घूरते हुए यानजिन की आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा कि इस बच्चे ने अभी अभी जिनलेंग ज्ञान से क्या कहा था और उसके पूरे शरीर में अंतहीन भय छा गया। वह मरना नहीं चाहता था। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह दहाड़ता हुआ बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं यान परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पूरे यान परिवार को नाराज कर दोगे। यान परिवार जियांगन प्रांत के शीर्ष मार्शल आर्ट परिवारों में से एक है। मेरे पिता यान जेंगबो हैं। मेरे चाचा तांगेओ हैं, जो हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 189वें स्थान पर हैं। वे जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेरे गुरु भी हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये यानजिन का अंतिम तुरुप का पत्ता था। साधारण लोग तांगेओ का नाम सुनकर उसे छूने की हिम्मत नहीं करते थे। जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन, तांगेओ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे हमेशा जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े मामलों का सामना क्यों करना पड़ता था। ऐसा लगता था कि यह एसोसिएशन उन जगहों पर अपनी नाक घुसाना पसंद करती थी जहां उसका कोई स्थान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 1 महीना बहुत लंबा समय है। अगर उसे शांति से रहना है तो उसे पहले ही उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। यानजिन ने अर्जुन की हिचकिचाहट को देखा और सोचा कि वह डर गया है। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि जेड पेंडेंट तांगेओ के जन्मदिन के लिए यान परिवार की ओर से एक उपहार है। क्या तुम जानते हो कि तांगेओ की चीजें चुराने का क्या मतलब है? जियांगन प्रांत में तुम कहीं भी छिप नहीं पाओगे। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। उसका दाहिना पैर यानजिन की गर्दन पर पड़ा। अगर वह थोड़ा भी जोर लगाता तो यानजिन निश्चित रूप से लाश बन जाता। यानजिन घबरा गया और कांपती आवाज में बोला, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। मैंने युआन जिंगफू, कुई जेन और सु युवानिक्सियू को मार डाला और यहाँ तक कि मा वेई क्यूई भी मेरा नौकर बन गया है। यानजिन की पुतलियां फैल गईं। शट अप! यह अफवाह कि युआन जिंगफू की हत्या रिवर सिटी के मार्शल आर्ट क्षेत्र में हुई थी, वास्तव में सच थी। इसके अलावा कुई जेन और सु युवानिक्सियू को भी इसी आदमी ने मारा था। ये कैसे संभव हुआ? वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि हो सकता है कि इस बच्चे ने सचमुच ऐसा किया हो। इसके अलावा जिस तांगेओ का तुमने जिक्र किया है वह अपने जन्मदिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। मैं उसकी भी जान ले लूंगा। जब अर्जुन ने ये कहा तो उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। अध्याय 169 उत्पाद लॉन्चयान, जिनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस आदमी ने वास्तव में तांगेओ को मारने की योजना बनाई थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अर्जुन ने अपना पैर पटक दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिनलेंग्यान ने यह सब कुछ स्तब्ध होकर देखा। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन की ताकत भयानक थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह तांगेओ को मारने की योजना बना रहा है, उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर लहरें टूट पड़ी हों। तांगेओ एक महान हस्ती थे और ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 200 में एक विशेषज्ञ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डेटा कुछ साल पहले का है। शायद तांगेओ पहले ही शीर्ष 100 रैंक में प्रवेश कर चुका था। क्या अर्जुन सचमुच किसी को मार सकता था? अर्जुन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि जिनलेंग्यान क्या सोच रही थी। उसने एक गोली निकाली और उसे थमा दी। इसे लें और आपका शरीर बेहतर महसूस करेगा। जिनलेंग्यान ने सिर हिलाया और गोली ले ली। उसके पूरे शरीर में एक तेज औषधीय सुगंध फैल गई और उसकी चोटें ठीक होने लगीं। इससे उसने पुष्टि की कि अर्जुन एक कीमियागर था, क्योंकि गोली के पैटर्न से पता चला कि इस गोली को पिछले 3 दिनों के भीतर परिष्कृत किया गया था। अर्जुन ने शांत झील को देखा और पूछा, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? जिनलेंग्यान ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, यानजिन मर चुका है। तांगेओ और यान परिवार निश्चित रूप से इस मामले की गहन जांच करेंगे। उस समय मैं सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाऊंगा।
मैं खुद को छिपाने और अपनी पहचान बदलने के लिए एक जगह खोजने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है? अगर तुम छिप भी जाओ तो भी वे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिनलेंग्यान स्तब्ध रह गई और कुछ और नहीं बोली। वह जानती थी कि अर्जुन सही था। तांगेओ का नेटवर्क और प्रभाव बहुत बड़ा था। अब जबकि उसका भतीजा और शिष्य मर चुके हैं तो वह निश्चित रूप से उसे खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा। तुम्हारी मार्शल आर्ट की कलाएं कमजोर नहीं हैं। ड्रैगन सोल में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? वे तुम्हारी पिछली पहचान के सभी निशान मिटा देंगे और तुम्हारा रूप बदल देंगे। बेशक ये सिर्फ अस्थायी है, क्योंकि तांगएओ 1 महीने के भीतर मर जाएगा और आप अपनी स्वतंत्रता वापस पा लेंगे। जिनलेंग्यान ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगी। अर्जुन ने महेश राव का नंबर डायल किया और उन्हें जिनलेंग्यान के बारे में बताया। स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष ने सहमति व्यक्त की और एक कार भेज दी। प्रतीक्षा करते समय जिनलेंग्यान ने अपने खून से सने कपड़े उतार दिए और उन्हें झील में धोना और निचोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उसका चेहरा लाल हो गया था और वह बीच बीच में अपनी आंखों के कोने से अर्जुन की ओर देख रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम इस दृश्य पर प्रतिक्रिया देगा। हालांकि शुरू से अंत तक अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनने वाली थी, एक साधारण कपड़े का सेट उसकी ओर फेंका गया। मेरे कपड़े पहन लो। जिनलेंग्यान दंग रह गए, लेकिन तुरंत कपड़े ले लिए और सिर हिला दिया। धन्यवाद श्री अर्जुन। कुछ ही देर बाद ड्रैगन सोल से लोग आ पहुंचे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब महेश राव स्वयं आए। जब उसने सुना कि मरने वाला व्यक्ति यानजिन था तो उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। यान परिवार को श्री अर्जुन को क्यों नाराज करना पड़ा? हर कोई जानता था कि तांगएओ कितना डरावना था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा था कि उसने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में क्या होते देखा था। अगले कुछ दिनों तक रिवर सिटी शांतिपूर्ण रही। हालांकि जल्द ही हेवनली जस्टिस ग्रुप के सफल उत्पाद लॉन्च की खबर सुर्खियों में छा गई। मुख्य वितरण क्षेत्र अभी भी जियांगनान प्रांत था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी मीडिया आउटलेट ये रिपोर्ट कर रहे थे कि उत्पाद कितने प्रभावी थे। ज्यादातर लोगों ने इन रिपोर्टों पर यकीन नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने के बावजूद सभी का मानना था कि रिपोर्टर सिर्फ मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का नाटक कर रहे थे। क्या एक ही उपचार कोर्स से कोई बुजुर्ग व्यक्ति 5 साल जवान हो सकता है? क्या कोई लोशन किसी की युवा अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है? ये सारी बातें इतनी अच्छी लगती थीं कि सच होना मुश्किल था, और 21वीं सदी में हर कोई घोटालों से सावधान था। यहाँ तक कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने हेवनली जस्टिस ग्रुप की आलोचना की। उत्पाद लॉन्च के पहले दिन बिक्री मात्र 2 मिलियन युआन की हुई। इनमें से अधिकांश को कर्मचारियों और रिश्तेदारों ने खरीदा था। हालांकि अगले ही दिन बिक्री वास्तव में 20 मिलियन युआन तक पहुंच गई। उत्पादों के बारे में मुंह जबानी चर्चा चारों ओर फैलने लगी थी। तीसरे दिन बिक्री लगभग 100 मिलियन युआन को पार कर गई। हेवनली जस्टिस ग्रुप की आलोचना कम हो गई और उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में पोस्ट पूरे इंटरनेट पर दिखाई देने लगे। उत्पाद खरीदने वाले हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि इसके प्रभाव कितने भयानक थे और समीक्षाएं सभी वायरल हो गईं। चौथे दिन हेवनली जस्टिस ग्रुप का स्टॉक खत्म हो गया। हेवनली जस्टिस ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट भी प्री ऑर्डर की अधिकता के कारण क्रैश हो गई, जिससे उन्हें सब अपग्रेड करने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर एक घोषणा चिपकाई गई। हमारे उत्पादों की लोकप्रियता के कारण वे अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं। कृपया उत्पादों के पुनः स्टॉक में आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे व्यक्तिगत रूप से उत्पाद खरीदने के लिए हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत तक चले आए। जब वे असफल हो गए तो उन्होंने कंपनी पर ऑनलाइन हमला बोला और हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि जब कंपनी ने एक और घोषणा जारी की तो वे वहीं रुक गए। हाल ही में हेवनली जस्टिस ग्रुप पर दुर्भावनापूर्ण इंटरनेट हमलावरों द्वारा हमला किया गया है। अगर यह जारी रहा तो हेवनली जस्टिस ग्रुप अपने सभी उत्पादों को हटाने पर विचार करेगा। बेशक तियानजिन कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग विभाग ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। यह अर्जुन का फैसला था। उत्पादों को हटाने की बात तो दूर, वह चाहे तो हेवनली जस्टिस ग्रुप को भी बंद कर सकता है। अर्जुन को कुछ काम करने के लिए नकदी की जरूरत थी, लेकिन पैसे कमाने के और भी कई तरीके थे। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन पेंटहाउस में साधना कर रहा था। उसकी गोलियों और संसार कब्रिस्तान में मौजूद घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के संयुक्त प्रभाव के कारण उसकी साधना की गति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। कंपनी के अधिकांश मामलों को संभालने का काम रोशनी, सान्या और रजत शेनॉय को सौंप दिया गया। उनका अपना ध्यान अधिक शक्तिशाली बनने पर था ताकि वे जियांगनान प्रांत की यात्रा कर सकें और तांगएओ तथा वहां की अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों से निपट सकें। अंततः इस दुनिया में ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अध्याय 170 वापसी जियांगनान प्रांत रोज गार्डन विला जिला। एक आलीशान विला में एक जोड़ा सोफे पर बैठा था।
यहाँ का माहौल भारी था। वह आदमी करीब 40 साल का था। उसका चेहरा चौकोर था और वह बहुत ही शालीन लग रहा था। वह सक्सेना परिवार का मुखिया था, जिया होंगये। वह महिला रोशनी की मां डिंगवान थी। इस समय वे दोनों एक अखबार के लेख को देख रहे थे जिसमें पिछले कुछ दिनों में जियांगन प्रांत में हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद लॉन्च के परिणामों का विवरण दिया गया था। जिया होंगये ने अखबार नीचे रखा और डिंगवान की ओर देखा। उसने पूछा, ये स्वर्गीय न्याय समूह अर्जुन नाम के उस लड़के ने स्थापित किया था? डिंगवान ने सिर हिलाया। उसने शुरू में सोचा था कि स्वर्गीय न्याय समूह को अर्जुन ने अपने पुराने दुश्मनों को परेशान करने के लिए पुनर्जीवित किया था। आखिरकार दूसरा पक्ष युवा था और उसके लिए ऐसे जिद्दी विचार रखना सामान्य बात थी। इसके अलावा अर्जुन युद्ध कौशल के मामले में बहुत मजबूत था, कुछ युवा प्रतिभाओं से कहीं आगे। इस अर्थ में उसे स्वर्गीय न्याय समूह की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब उसने आज के अखबार की सुर्खियां देखीं तो वह थोड़ा चौंक गई। क्या ये हेवनली जस्टिस ग्रुप वास्तव में एक कार्यशील कंपनी थी? यहाँ तक कि उसने किसी को काले बाजार से उनके 2 उत्पाद खरीदने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से अपने नौकरों को उन्हें आजमाने का निर्देश दिया। औषधीय प्रभाव अत्यंत स्पष्ट थे। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगा सकती थी कि ये उत्पाद बाजार में कितनी सनसनी पैदा करेंगे तथा हुआक्सिया की अन्य दवा कंपनियां कितनी बेचैन हो जाएंगी। यदि हेवनली जस्टिस ग्रुप अपने वितरण को हुआक्सिया के बाकी हिस्सों में विस्तारित कर सके तो यह आधे साल से भी कम समय में एक शीर्ष स्तरीय निगम बन जाएगा। जिया होंगये ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, चाय की चुस्की ली और डिंगवान से कहा, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इस चीज का बाजार के लिए क्या मतलब है। स्वर्गीय न्याय समूह का उदय अपरिहार्य है। इस तथ्य के साथ कि समूह के पीछे मार्शल ताकत खड़ी है, कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर यह जारी रहा तो आधे साल से भी कम समय में यह एक भयावह अस्तित्व बन जाएगा जो सक्सेना परिवार को भी हिला सकता है। जिया होंगये ने नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के चाय के कप को नीचे रखा और आगे कहा, आप पहले ही अर्जुन के साथ अपनी शर्त हार चुके हैं। डिंगवान ने स्वीकार किया, वास्तव में मैंने बहुत पहले ही हार मान ली है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन अथाह है। जिया होंगये को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। अकल्पनीय, ऐसा कैसे? आप इस बच्चे के बारे में कितना जानते हैं? डिंगवान ने अपना सिर हिलाया और उलझन में कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि यह बच्चा एक बेकार चीज़ है, लेकिन जितना ज्यादा मैंने उसके साथ बातचीत की उतना ही मुझे लगा कि इस बच्चे के बारे में कुछ अजीब है। वह 5 साल के लिए गायब हो गया और वापस आने के बाद वह बेवजह मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन गया। मैंने तुम्हें जन्मदिन की दावत के बारे में पहले ही बता दिया है। कुणाल गुप्ता स्वेच्छा से इस बच्चे का अधीनस्थ बन गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस बच्चे ने हेवनली जस्टिस ग्रुप भी बनाया और इसके उत्पादों के पीछे बहुत सारे रहस्य थे। जिया होंगये ने अपनी ठोड़ी को अपनी उंगलियों पर टिकाया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ सेकंड के बाद उसने पूछा, रोक्सू का इस बच्चे के प्रति क्या रवैया है? रोक्सू कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, लेकिन उसकी मां होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि उसे अर्जुन पसंद है। लेकिन किन परिवार का क्या? किन परिवार का जिक्र सुनकर जिया होंगये की भौहें बेबसी से भर गईं। उसने आह भरते हुए कहा, अर्जुन वाकई एक होनहार इंसान है। अगर किन परिवार न होता तो मैं शायद उनकी शादी के लिए राजी हो जाता, लेकिन यह मामला किन परिवार से जुड़ा है, इसलिए यह एक विशेष मामला है। हमारा सक्सेना परिवार किन परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके अलावा मैंने सुना है कि किन परिवार पहले ही उस जगह से लौट चुका है। डिंगवान के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या किन परिवार की वापसी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें जन्मदिन की दावत में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता है? क्या वे तब रुक्सू को चोट पहुंचाएंगे? जिया होंगये ने कहा, इस जीवन में सक्सेना परिवार केवल रुक्सू को निराश कर सकता है। हम किन परिवार के साथ सगाई को अस्वीकार नहीं कर सकते। जहां तक अर्जुन की बात है, उसे रहने दो। उसे स्वाभाविक रूप से एहसास होगा कि वह कितना महत्वहीन है। वह रिवर सिटी में एक बड़ा शख्स हो सकता है, लेकिन यहाँ वह एक कुएं के तल पर एक मेंढक है। इसके अलावा शादी में अभी भी कुछ समय है। अगर रुक्सू रिवर सिटी में रहना चाहती है तो उसे रहने दो। यह उसकी आज़ादी के आखिरी पल हो सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया होंगये के पीछे से अचानक एक चुंबकीय और अपरिचित आवाज गूंजी, मेरी मंगेतर इतनी नीच जगह पर कैसे रह सकती है? ये सुनकर जिया होंगये और डिंगवान के भाव बदल गए। युवा मास्टर किन वास्तव में आ गए थे। वह विला में कब आया? जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनकी मुस्कान और भी सख्त हो गई। जब उन्होंने उस शैतानी चेहरे को देखा तो वे जल्दी से मुस्कुराए और बोले, युवा मास्टर किन, आप यहाँ कब आए? किन झेंग्यांग ने उन दोनों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह सोफे पर बैठ गया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। फिर उसने अपनी हथेली संगमरमर की कॉफ़ी टेबल पर पटक दी। चाय का प्याला हवा में उड़ गया, लेकिन पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी।
किन झेंग्यांग ने उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। एक घूंट पीने के बाद उन्होंने जोड़े से कहा, मैं अभी माउंट एमी से वापस आया हूं और अपनी मंगेतर से मिलना चाहता था। मैं इस दौरान वहां नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी बड़ी चीजें हुई हैं, है ना? इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और संगमरमर की कॉफी टेबल चूर्ण चूर्ण हो गई। ये बहुत भयानक था। जिया होंगे का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, रोक्सू इस समय रिवर सिटी में है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। कुछ ही दिनों में? किन झेंग्यांग के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखे। उसने अपनी हत्या की मंशा जाहिर करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या होगा अगर मैं चाहूं कि वह आज वापस आ जाए? ठीक है, ठीक है। जिया होंगे ने सिर हिलाया। जो भी यंग मास्टर किन चाहें। इसी समय रोशनी की दादी, जो ऊपर थीं, ने शोर सुना और नीचे आईं। वानर, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? डिंग वान के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। जैसे ही वह बोलने वाली थी, किन झेंग्यांग ने एक भयावह मुस्कान दिखाई और अपनी ताकत जुटाई। उसने रोशनी की गर्दन पकड़ ली। डिंग वान और जिया होंगे ने जल्दी से किन झेंग्यांग के सामने घुटने टेक दिए और विनती की, युवा मास्टर किन, मेरी माँ बस एक बूढ़ी औरत है, कृपया उसे जाने दें। किन झेंग्यांग ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी हथेली में काली ऊर्जा का बादल जम गया जब उसने रोशनी की दादी के शरीर पर प्रहार किया, जो तुरंत बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। अब रुक्सू की दादी गंभीर रूप से घायल हो गई है और दुनिया में कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि रुक्सू पुत्रवत है और निश्चित रूप से तुरंत वापस आ जाएगी। हा। रिवर सिटी में रात के खाने के बाद अर्जुन रोशनी और सान्या के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। समय समय पर लिविंग रूम से हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। स्वर्गीय न्याय समूह पहले से ही सही रास्ते पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों लड़कियों को आराम करने के लिए अधिक समय मिला। जब वे खाली होते तो तीनों साथ साथ टहलने जाते और टेलीविजन देखने का आनंद लेते। अर्जुन ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो खुशी से हंस रही थीं और मुस्कुराया। जीवन की खुशियां कभी कभी बहुत सरल होती हैं। इसी समय रोशनी का फोन बज उठा। मैं ये कॉल लेने जा रहा हूँ। रोशनी उठी, अपने कपड़े ठीक किए और फोन उठाने के लिए लिविंग रूम में चली गई। अध्याय 171 एक नया चरण। जल्द ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह लाल आंखें आ गईं। उसने एक कोट उठाया और उसे पहनते हुए जल्दी से अर्जुन और सान्या से कहा, मैं जियांगन प्रांत वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वह लिविंग रूम से गायब हो गई और बाहर चली गई। अर्जुन और सान्या ने कुछ देर बाद ही प्रतिक्रिया दी। सान्या उठकर दरवाजे पर देखने गई। फिर उसने असमंजस में अर्जुन से पूछा, अर्जुन, रुक्सू को कुछ हुआ है क्या? उसने अपना बैग भी नहीं लिया। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। रोशनी के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह उसे समझ गया था। केवल कोई गंभीर बात ही उसे इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जियांगन प्रांत में सक्सेना परिवार के साथ कुछ हुआ? अर्जुन बालकनी में गया और राजवीर राणा का नंबर डायल किया। जियांगनान प्रांत राजवीर राणा का क्षेत्र था, इसलिए निस्संदेह उनसे पूछना सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। हॉल मास्टर, अर्जुन ने कहा, सक्सेना परिवार के साथ हाल ही में जो कुछ हुआ उसकी जांच में मेरी मदद करें। जब भी आपको कोई खबर मिले मुझे तुरंत बताएं। हाँ हॉल मास्टर। कॉल समाप्त हो गई। अर्जुन ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाए और मुंह में ठूंस ली। अभी उसने एक कश ही लिया था कि फोन आ गया। हॉल मास्टर, हमारी जांच के अनुसार जिया होंगे और उनकी पत्नी एक बुजुर्ग व्यक्ति को जियांगन प्रांत के अस्पताल में लेकर आए थे। रोशनी की दादी को जरूर कुछ हुआ होगा। राजवीर राणा की बातें सुनकर अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन उसने रोशनी की दादी का ध्यान रखा था। वे अभी भी स्वस्थ थीं और उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? हालांकि बुजुर्गों का अचानक बीमार पड़ना या चोट लगना अपरिहार्य था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तभी राजवीर राणा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हॉल मास्टर, मुझे अभी भी कुछ बातें आपको बतानी हैं। बोलना। किन परिवार माउंट एमी से लौट आया है? जन्मदिन के भोज का मामला निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा या पहले ही उन तक पहुंच चुका है। उस समय वे हॉल मास्टर के लिए चीजें मुश्किल बना सकते हैं। अर्जुन ने अपना हाथ पीछे रखा और रिवर सिटी की क्षितिज रेखा की ओर देखा। उसने कहा, रिवर सिटी अभी भी बहुत छोटा मंच है। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। मैं कल सुबह जियांगन प्रांत आऊंगा। उसकी साधना का स्तर उन्नत हो चुका था और उसने अनुमान लगाया कि वह कुछ ही दिनों में संसार कब्रिस्तान में अगले समाधि पत्थर को सक्रिय करने में सक्षम हो जाएगा। जियांगनान प्रांत जाने का समय हो गया था, भले ही समय थोड़ा जल्दी था। राजवीर राणा बहुत खुश हुए। हॉल मास्टर अंततः आ रहा था। हॉल मास्टर, क्या आपको लेने के लिए मुझे कार भेजने की आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास परिवहन का अपना साधन है। यहीं रहो और फिलहाल खुद को उजागर मत करो। हाँ हॉल मास्टर,
कॉल खत्म हुई और अर्जुन लिविंग रूम में वापस आ गया। सान्या ने स्पष्टतः अभी अभी फोन रखा था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर कहा। सान्या की खूबसूरत आंखें झपक उठीं और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन, तुम पहले जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं कल कुछ मामले निपटाने के लिए जियांगनान प्रांत जाने की योजना बना रहा हूँ। उसने सोचा था कि सान्या निराश होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब सान्या ने अर्जुन की कमर पर अपनी बाहें लपेट लीं। वह बहुत खुश लग रही थी और उत्साहित स्वर में बोली, अभी अभी अध्यक्ष शेन ने मुझे फोन किया और बताया कि हम हेवनली जस्टिस ग्रुप का विस्तार करने जा रहे हैं और एक शाखा कंपनी खोलने जा रहे हैं। वर्तमान में समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जियांगन प्रांत में बाजार को स्थिर करना है, इसलिए उन्होंने मुझे वहां की चीजों का प्रभार संभालने के लिए कहा। मैंने सहमति दे दी है, इसलिए कुछ दिनों में शाखा कंपनी स्थापित होने के बाद मैं वहां चला जाऊंगा। हे, ऐसा लगता है कि तुम इस जीवन में मुझसे बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने ठहाका लगाया। ऐसा लग रहा था कि किस्मत भी उसे जियांगन प्रांत की ओर ही ले जा रही थी। कितना आसान। जब अर्जुन गहन चिंतन में डूबा था, तभी दो पतले हाथ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े। सान्या का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारा सारा वीर्य निचोड़ देना चाहती हूँ ताकि तुम वहां दूसरी औरतों की तलाश करने के मूड में न रहो। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया और सोफे पर ले गया। फिर घर बसंत की आवाज से भर गया। अगली सुबह जब अर्जुन उठा, तब तक सान्या स्वर्गीय न्याय समूह में कुछ मामलों को निपटाने के लिए जा चुकी थी। वैसे भी वे दोनों जल्द ही फिर मिलने वाले थे, इसलिए विदाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने कमरे में एक ताबीज तैयार किया और उसे लिविंग रूम की मेज पर रख दिया। उसने एक संदेश भी छोड़ा जिसमें सान्या से कहा गया था कि वह इसे अपने साथ रखे। सान्या अब गुप्त रूप से ड्रैगन सोल द्वारा संरक्षित थी, लेकिन अर्जुन की राय में ये पर्याप्त नहीं था। यद्यपि ये ताबीज एक बार प्रयोग की जाने वाली वस्तु थी, फिर भी इसमें ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। इस तरह सान्या खुद को बचा सकती थी और उसके लिए समय खरीद सकती थी। जब अर्जुन नीचे पहुंचा तो उसने पाया कि जियो डैंग पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मिस्टर अर्जुन, क्या अब हम चलेंगे? हाँ। जियांगनान प्रांत रिवर सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, कार से लगभग 1.5 घंटे का सफर। अर्जुन ने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा और महसूस किया कि रिवर सिटी और जियांगन प्रांत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। 1.5 घंटे बाद कार मिंगकुई विला नामक एक छोटे से विला पर रुकी। बाहर से देखने पर यह स्पष्ट था कि यह स्थान बहुत कीमती है। जियो डैंग ने भी सांस रोक ली, उसकी आंखें इच्छा से जल रही थीं। हालांकि ड्रैगन सोल में उन्हें मिलने वाला वेतन कम नहीं था, लेकिन इस तरह के शानदार विला का मालिक होना पूरी तरह से असंभव था। उसने अर्जुन को ईर्ष्या से देखा। हालांकि वह समझ गया था कि अर्जुन की क्षमता वाले विशेषज्ञों के पास स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कहीं अधिक संसाधन और आय होगी। अर्जुन ने दरवाजे पर अपनी अंगुली का निशान लगाया और दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया और समग्र आंतरिक सजावट पर एक नज़र डाली। यह एक साधारण लेकिन शानदार शैली थी। बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर राणा ने अपने आगमन के लिए पर्याप्त तैयारियां कर रखी थीं। अर्जुन राजवीर राणा को फोन करने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस बार फोन कुणाल गुप्ता का था। रोशनी की जन्मदिन पार्टी के बाद उन्होंने कुणाल गुप्ता को जियांगन प्रांत वापस जाने के लिए कहा था और तब से उन्हें नहीं देखा था।